दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम शेखर एक जीवनी के प्रमुख पात्रों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज शेखर एक जीवनी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें इस उपन्यास के सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी द्वारा रचित है और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह एक उपन्यास मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अभय हिंदी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं फिर कहता हूँ कि आत्म घटित ही आत्म अनुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्म अनुभूत हो सकता है। तथापि मेरी और वेदना शेखर को अवसिंचित कर रही है। लेखक यहाँ कह रहा है, अज्ञेय जी यहाँ कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आत्म घटित ही आत्म अनुभूत नहीं होता है। यानी कोई घटना जब स्वयं में घटित होती है वही आत्म अनुभूत नहीं होती है। दूसरे को अगर दुख है तो उसको भी अगर उसके दुख की अनुभूति आपको होती है तो वो भी क्या है, आत्म अनुभूति है। आइए शेखर एक जीवनी के जो सारांश है उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी से पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने विगत यानी कि बीते हुए जीवन को याद करता है, उन घटनाओं का कल्पना में साक्षात कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी है। शेखर विद्रोही स्वभाव का युवक है। बचपन से ही उसे जिज्ञासा वृत्ति उद्वेलित करती रहती है। लेखक का कहना है कि बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का वर्णन इस उपन्यास में दिया गया है और जब शेखर को फांसी की सजा सुनाई जाती है उस अंतिम रात में शेखर अपने बीते हुए जीवन को याद करता है। उसी के बारे में एक ही रात का वर्णन अपने शब्दों में लिख दिया है अज्ञेय जी ने। शेखर अपनी माँ से वह जानना चाहता है कि पेट से बच्चे किस प्रकार पैदा होते हैं। ऐसे प्रश्नों पर वह मार खाता है और विद्रोही बन जाता है। एक मद्रासी लड़की के संपर्क में आकर उससे काम भावना का अनुभव करता है। शेखर की सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होती है। क्या होती है? शशि। अगर आपसे कहें शेखर की मौसेरी बहन कौन है तो आपका जवाब होगा शशि। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से हो जाता है। रामेश्वर शशि के चरित्र पर संदेह करता है और उसे त्याग देता है। तब शशि शेखर के साथ रहने लगती है। शशि शेखर का आत्मीय एवं आतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण शेखर एक जीवनी में किया गया है। जब शेखर इंटर में पढ़ रहा था तभी उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हो रही। जब शेखर इंटर में पढ़ रहा था तो तभी उसकी एक लड़की से हुई जो हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसका नाम शारदा था। शारदा शेखर से प्यार तो करती है पर वह अपने माँ के अनुशासन से डरती है। एक दिन उसने शारदा की आंखें दोनों हाथों से मींच ली या भींच ली या बंद कर ली और उसके केसों से अपना मुख छिपा लिया। एक दिन
वो खड़ी थी शारदा, और शेखर जाकर पीछे से उसकी आंखें को बंद कर लिया और उसके बालों से अपना मुख झांप लिया या छिपा लिया। उसके बाद शारदा के प्रति शेखर ने प्रेम भाव अधिक प्रबल हुआ, और जिसके कारण उसने दोनों कलाइयाँ शारदा की पकड़ लीं, किंतु शारदा ने आत्मसंयम बरतते हुए कड़े स्वर में कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। शेखर ने बाद में रोज की तरह पार्क में उसकी प्रतीक्षा की, किंतु शारदा नहीं आई, और वहीं से शेखर का मन उदास हुआ और मद्रास वापस चला गया। शेखर एक जीवनी भाग 1 यहीं समाप्त होता है और यहीं से भाग 2 का प्रारंभ होता है। शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रारंभ होकर शेखर मद्रास जाता है। रेल यात्रा से मद्रास छोड़कर लाहौर जा रहा। कहाँ जा रहा? लाहौर जा रहा है, जहाँ उसे केवल एक कॉलेज में बीए में प्रवेश लेना है। किसमें? बीए में प्रवेश लेना है। वहाँ मौसी विद्यापति, मौसी का नाम क्या है? विद्यापति, उनकी बेटी शशि भी है। शशि के कॉलेज में शशि के पिता की मौत पर, क्या? शशि के पिता की मौत पर उसके घर जाकर शेखर सांत्वना देता रहा, उसका ढांढस बनाता रहा, उसकी हिम्मत बनाता रहा, तथा शेखर का मन कॉलेज जाने में नहीं लगता था। तब शशि ने ही उसे उसके कर्तव्य बोध का वर्णन करते हुए या कराते हुए कॉलेज भेजा। उन्हीं दिनों लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें उसने स्वयं सेवक की तरह भाग लिया तथा वहाँ एक अफसर सीआईडी वाले से कुछ विवाद हो गया और सीआईडी वाले अफसर ने उसे जेल में डलवा दिया। जेल में शशि और उसके बड़े भाई के साथ मिलने आई, जिसके कारण शेखर शशि की ओर आकृष्ट होता गया। जेल में शेखर का परिचय क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से हुआ, जिसके क्रांतिकारी विचारों से शेखर प्रभावित हुआ। जेल में ही उसे शशि के पत्र द्वारा यह सूचना मिली कि उसकी अनिच्छा के बावजूद उसका विवाह हो रहा है, पर शेखर तो जेल में था, वह कुछ नहीं कर सकता था। शेखर के विरुद्ध गवाह नहीं मिले थे। शेखर के विरुद्ध गवाह न मिलने के कारण वह जेल से मुक्त कर दिया गया। जेल से छूटने पर उसका मन तो शशि के घर जाने को कर रहा था, पर पैर नहीं पड़ रहे थे। भटकता हुआ शशि के घर जा पहुंचा, जहां उसके पति रामेश्वर ने उसका ठंडा स्वागत किया। ठंडा स्वागत का मतलब खोखले मन से, बेमन से उसका स्वागत किया। उसे शशि और शेखर के संबंध पर क्या था? संदेह, क्योंकि ये दोनों अक्सर आपस में मिला करते थे। शेखर वहाँ से चला गया। वह ग्वाल मंडी में कमरा लेकर रहने लगा। शशि उसे लेखन के लिए प्रेरित करती रही। शेखर की आर्थिक स्थिति खराब थी। कोई भी प्रकाशक उसकी पुस्तक छापने को तैयार ना था, किंतु पैसों के अभाव में घर भी ना जा सका, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और पैसे के अभाव में वो अपने घर भी नहीं जा सका। शशि एक रात शेखर के घर रुक गई थी, क्योंकि वर्षा हो रही थी। उसके पति ने उसे कलंकित करते हुए घर से निकाल दिया और उसको मारा भी। उसके एक लात मारी थी। शेखर शशि के पति रामेश्वर को वास्तविकता बताने उसके घर गया, किंतु उसने उसका अपमान करते हुए थप्पड़ मार दिया। किसने मार दिया थप्पड़? तो आपका जवाब होगा रामेश्वर ने, जो शशि का
पति था और शेखर ये समझाने गया था कि हमारे और शशि के बीच कोई अनैतिक या असंबंध नहीं है। शशि वहाँ आ गई थी। उसने शेखर को वहाँ से जाने के लिए कह दिया, किंतु रामेश्वर और उसके घर वालों ने, जो सास ससुर थे, शशि को भीतर ही नहीं घुसने दिया। अतः वह लड़खड़ाते कदमों से शेखर के पीछे पीछे चली आई। विद्यापति, जो शेखर की मौसी थी और शशि की माँ। विद्यापति ने शशि को ऊंच नीच समझाया, किंतु शशि ने उनसे कहा कि जैसे मेरी ससुराल वालों ने मुझे मरा समझ लिया, वैसे ही वे भी उसे मरा मान ले और लौट जाए। शशि के पेट में जो लात रामेश्वर ने मारी थी, उससे पेट में अंदरूनी चोट लगी थी तथा उसका गुर्दा फट गया था। शेखर के साथ शशि का रहना पड़ोसियों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्रकाशकों ने शेखर को बुरी तरह ठगा। उसकी एक किताब थी हमारा समाज, जो शेखर ने लिखी थी। 60 रुपए में इस शर्त पर खरीदी थी कि उस पर दूसरे का नाम छपा था, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो अपने भी हर तरह से ठोकर मारते हैं। जैसा कि पुस्तक तो शेखर ने लिखी थी, लेकिन उसको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने उस पुस्तक को प्रकाशकों के हाथ बेच दिया और मात्र 60 रुपए में, और नाम किसी दूसरे का छपा होगा। तभी उसकी भेंट विद्याभूषण से हुई। विद्याभूषण ने सुझाव दिया कि यदि वह क्रांतिकारी साहित्य लिखे। कैसा क्रांतिकारी साहित्य लिखे? तो आर्थिक सहायता मिलेगी, तथा प्रस्ताव स्वीकार किया। उसने कहा, अगर आप क्रांतिकारी साहित्य लिखेंगे तो आपको सहायता मिलेगी। तो शेखर ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्रांतिकारी साहित्य क्यों लिखने को बोला? क्योंकि ये आज़ादी से पहले उपन्यास लिखा गया था, जिसके कारण क्रांतिकारी साहित्य, जिसमें जो भारत के लोग थे उनके अंदर एक गर्म जुनून, जिसे बोलते हैं, एक क्रांतिकारी भरना था, लोगों को क्रांतिकारी बनाना था। तथा जो शेखर है उसी क्रांतिकारी मित्र के यहाँ रहने लगा और वहीं उसने एक उपन्यास लिखा, जिसके छपने पर उसे जेल और गिरफ्तार होना तय था। उसने क्रांतिकारी उपन्यास लिखा जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा उसे गिरफ्तार होना तय था। अतः शेखर ने 250 रुपये लेकर दिल्ली चला आया और शशि के साथ यमुना के किनारे कमरा लेकर रहने लगा। कुछ दिनों पश्चात शशि की मृत्यु हो गई और शेखर दिल्ली को अंतिम प्रणाम कर शशि की स्मृतियां साथ लिए हुए क्रांतिकारियों के साथ, यानी अपने क्रांतिकारी साथियों के पास लाहौर लौट गया। और यहीं हमारा उपन्यास समाप्त हो जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण, और लाहौर में ही उसको फांसी हो जाती है। लेखक कहते हैं शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, जिसमें सिगमंड फ्रायड, एडलर, युग जैसे मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा को सहारा मिला है। इस उपन्यास का कथानक व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि पूर्व दीप्त
फ्लैशबैक पद्धति से बीते हुए जीवन के स्मरण करता हुआ शेखर चेतन प्रवाह में बहता हुआ अपने जीवन के अनेक प्रसंगों, क्षणों, अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ये फ्लैशबैक क्या होता है? जब व्यक्ति अपने बीते हुए समय के बारे में सोचता है, अपने बीते हुए समय को अपनी स्मृतियों में लाता है, क्योंकि शेखर को जब मृत्यु फांसी की सजा सुनाएगी तो वो अपने बीते हुए जीवन में गया था और उसी का जो चित्रण है अज्ञे जी ने किया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।